नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, जहां एसआईआर में लापरवाही पर चुनाव आयोग सख्त। 8 विधानसभा में 10 से अधिक मामले लंबित। ईआरओ तलब बुधवार। नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। अब तक 18.5 लाख लोगों ने भरे फॉर्म 6। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर में लापरवाही पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। 48 घंटे के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य होने के बावजूद 8 विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक प्रकरण लंबित पाए गए। इस पर सीईओ ने संबंधित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। आपको बता दें कि यूपी की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बीते करीब 46,000 लोगों ने फॉर्म 6 भरा है। अब तक कुल 18.5 लाख लोग मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा करेंगे। इसके साथ ही वो जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही प्रयास करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में गौमांस की कथित वीडियो वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों की शिकायत पर 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 10 नामजद आरोपी शामिल है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। कानपुर के बिल्हौर इलाके में कथित रूप से गाय के मांस की वीडियो वायरल होने पर तनाव का माहौल है। मामले की तेजी से बढ़ता देख पुलिस ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों की शिकायत पर 35 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 10 नामजद आरोपी शामिल हैं। और इस मामले की बड़ी डीडीएच ताल तथा तथ्यों का उद्भेदन करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी है। बिल्हौर में प्रतिबंधित पशु की काफ़ी मात्रा में खालें, उनकी हड्डियां वगैरह का चित्र एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देख के काफ़ी लोगों में आक्रोश था। तत्काल वहां पर हम लोग पहुंचे और वहां पहुंचकर स्थिति को संभाला। लोगों से बातचीत करके फिर हम लोगों ने वहां पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उनसे एफआईआर ली। एफआईआर में उन्होंने 10 लोग को नामजद करवाया है और 25 लोग को अज्ञात में रखा गया है। उसके बाद कुछ लड़कों ने वहाँ की कुछ गाड़ियों वगैरह में कस्बे में जा कर के कुछ शीशे वगैरह तोड़े हैं। तो वो ये अच्छी बात रही कि किसी जान की और किसी को चोट हानि नहीं हुई है। और हम लोगों ने अभी जो एफआईआर है उसमें 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोग उसमें अभी हिरासत में, उनसे पूछताछ चल रही है। बाकी लोग की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सर, कुछ लापरवाही सामने आ रही है? यह बिल्कुल गंभीर लापरवाही है, गंभीर चूक है। ये वीडियो काफ़ी देर से वायरल था, जैसा कि लोग बता रहे थे कि पुलिस को काफ़ी दिनों से बताया जा रहा था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तो इंस्पेक्टर और उनके 3 सहयोगियों को, जो वहाँ के क्षेत्र की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, उनको निलंबित कर दिया गया। सर, जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने कुछ अमानवीय भाषा का प्रयोग किया था, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर सबको आश्वस्त कर दूंगा कि वहाँ पर किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स और सीनियर अधिकारी लगे। हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरा जारी है। कई जिलों में तापमान 2 डिग्री पर पहुंचा। मेरठ, आगरा, सहारनपुर में बारिश के आसार है। फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में कड़ाके की ठंड जारी है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बारिश की संभावना है। मेरठ, आगरा, सहारनपुर में बारिश होने के आसार है। इसके अलावा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में सुबह और शाम के समय अत्यधिक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 1 हफ्ते लोगों को ठंड और कोहरे से मुक्ति मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद तापमान में सुधार होने की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एलडीए की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। शहीद पथ ग्रीन कॉरिडोर पर बनेगा फ्लाईओवर। एलडीए बनाएगा फ्लाईओवर और क्लोवर लीफ। गोमती नगर का किसान पथ से होगा सीधा कनेक्शन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में एलडीए
शहीद पथ ग्रीन कॉरिडोर के इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर और क्लोवर लीफ बनाने का फैसला लिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत गोमती नगर से किसान पथ को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान शहीद पथ पर राहगीरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा की गई, जहां ड्रोन सर्वे में हनुमान सेतु रोटरी पर ट्रैफिक सामान्य पाया गया। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में शहीद पथ ग्रीन कॉरिडोर के इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर और क्लोवर लीफ बनाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया, इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की राजधानी की गाड़ियां तो यहाँ चलती हैं। इसके अलावा प्रदेश के बाहर के भी जो भारी वाहन है, जिसमें ट्रक हो गए या फिर जितने भी लोडेड वाहन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ होकर के ही गुजरते हैं और ऐसे में यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। दूसरी चीज, कई बार देखा गया है कि जो शहीद पथ है, उस शहीद पथ पर जो गाना स्टेडियम है, जब भी वहां पर कोई इवेंट होता है, कोई बड़ा मैच होता है, तो उस दौरान पूरा शहीद पथ जो होता है वो जाम हो जाता है और ऐसे में कई बार जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। अब इसी का तोड़ निकालने का प्रयास जो है वो किया गया है। एलडीए शहीद पथ और ग्रीन जो कॉरिडोर है, इसके इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर और क्लोवर लीग बनाने की जो बात है वो कही गई है। कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत गोमती नगर से लेकर के किसान पथ को जोड़ने वाला एक फ्लाईओवर जो है वो बनाया जाएगा, जिसकी वजह से अगर गोमती नगर से किसान पथ डायरेक्ट चला जाएगा कोई व्यक्ति, तो उसको शहीद पथ होकर के नहीं जाना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं जो शहीद पथ का जो ट्रैफिक है वो उसमें समस्या नहीं होगी, उसमें जाम नहीं लगेगा। और इसी का जो तोड़ है वो एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार और तमाम अधिकारियों ने मिलकर के निकाला है। अब देखना ये होगा कि जो तीसरा चरण के निर्माण को लेकर के जो मंगलवार को बैठक हुई है अफसरों के साथ, अब वो कितनी जल्दी क्रियान्वयन में आती है और कितनी जल्दी पर काम होता है। लेकिन अगर ये नितिन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि गोमती नगर से किसान पथ को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण की टाइमलाइन क्या तय की गई है और काम कब से शुरू होगा? देखिए, अभी इसका जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है और कल की बैठक में प्रारूप सबके सामने पेश किया गया था, प्रदेश कुमार के सामने पेश किया था और बताया जा रहा है कि जो दूसरा फेज के तहत जो पक्का पुल से लेकर के समता मूलक चौक तक का जो बंधा रोड है वो 6 लेन ब्रिज का फ्लाईओवर जो है वो लगभग बन करके तैयार है। बीच बीच में निशादगंज की बात की जाए या हनुमान सेतु के बात की जाए, वहां पर जो रोटरी है उस वजह से वहां का जो निर्माण है वो रुका हुआ है, वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर ये तीसरा जो प्रोजेक्ट है जो कि गोमती नगर से लेकर के किसान पथ तक का बनना है, उस पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी राजधानी लखनऊ को और राजधानी लखनऊ वासियों को ये जो तोहफा है ये मिलेगा, जिसकी वजह से जो शहीद पथ पे जो जाम लगता है तो जाम से उन्हें निजात मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपियों ने क्षेत्र में गौकशी की वारदात को अंजाम दिया था और गौवंश के अवशेष छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने रवा संपर्क मार्ग पर हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। औरैया के थाना बेला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शैलेंद्र सिंह पाल हत्याकांड मामले को 48 घंटे में सुलझा लिया और शैलेंद्र पाल के हत्या मामले में पुलिस ने पत्नी अर्चना और उसके प्रेमी अवनीश पाल और उसके साथी रिंकू कठेरिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर शैलेंद्र सिंह को नहर पुल पर बुलाया और मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद कर लिया है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां संबल हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट का फैसला। पूर्व सीईओ और 12 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज का आदेश। पीड़ित के पिता की याचिका पर अदालत का ये बड़ा फैसला आया है। संबल पुलिस को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संबल हिंसा को लेकर चर्चा में आए तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी समेत यूपी पुलिस के 12 कर्मियों पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
विभांशु सुधीर की अदालत ने पीड़ित युवक के पिता यामिन की याचिका पर दिया है। आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने आलम नामक युवक को गोली मार दी थी, जिसके बाद यामिन ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संबल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिस वालों को आरोपी बनाया। कोर्ट ने संबल कोतवाली पुलिस को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मकर संक्रांति के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 3 जनवरी से शुरू हुए माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 45 दिन के आध्यात्मिक मेले में संगम तट श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। मेला प्रशासन की ओर से सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता व आपात व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से संवाददाता पवन पटेल। पवन, मकर संक्रांति से पहले ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब उमड़ा है, आज सुबह से स्थिति कैसी बनी हुई है? और ये देखिए, प्रयागराज में बीते 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ माघ मेले की भव्य शुरुआत हुई है। हालांकि बीते कई वर्षों से ये देखा जाता था कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान पर्व होता है, लेकिन आज जो मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है वो करीब 3 बजे के आसपास से शुरू होगा और वो कल सुबह तक चलेगा। तो ऐसे में आज का जो स्नान है वो 2 दिवसीय हो गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। अगर आज की बात करें तो मकर संक्रांति पर्व पर भी लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के पावन धारा में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। हालांकि कल मकर संक्रांति का स्नान पर्व और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था आदि की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई और ऐसे में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार घाटों का भ्रमण करते हुए, निरीक्षण करते हुए देखे गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख ये भी है कि यह जो माघ मेला है वो बीते वर्ष प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ की तर्ज पर कराया जा रहा है और इस माघ मेले को मिनी महाकुंभ का नाम दिया गया है और इसकी नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्य भव्य तरीके से इस आयोजन को संपन्न कराया जा रहा है और तमाम वो व्यवस्थाएं भी इस माघ मेले में देखने को। पवन, आपसे जानना चाहूंगी कि भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए कौन कौन से खास इंतजाम किए और साथ ही संगम क्षेत्र में स्वच्छता और आपात व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है? बिल्कुल फौजिया, देखिए, अगर हम बीते वर्ष की तुलना करें और बीते वर्ष की चर्चा करें तो निश्चित रूप से महाकुंभ के तर्ज पर ही, जैसे मैंने पहले बताया कि महाकुंभ के तर्ज पर माघ मेले का आयोजन कराया जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। AI तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में 7 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर, यातायात नियंत्रण को लेकर और भीड़ के नियंत्रण को लेकर तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं। ये सबसे अहम भी होगा कि जिस रास्ते से जो श्रद्धालु आएंगे उनको उन्हीं रास्तों पर बनाए गए स्नान घाटों पर स्नान कराने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। जगह जगह पार्किंग बनाई गई है। जिस रास्तों से जो श्रद्धालु आएंगे उनकी गाड़ियों को उन्हीं रास्तों में बनाई गई मेला प्रशासन द्वारा पार्किंग में पार्क कराई जाएगी। और इस बार के माघ मेले में ये भी है कि यहाँ पर रैपिडो बाइक का भी इस्तेमाल किया गया है, जो पहली बार माघ मेले में देखने को मिला। और इस बार के माघ मेले में ये भी सबसे अहम है कि पहली बार है कि माघ मेले के इतिहास में माघ मेले का लोगो जारी किया गया है। तो निश्चित रूप से प्रयागराज का ये जो माघ मेला है वो दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज किसी पावन धरा पर बीते वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम दिव्य भव्य तरीके से संपन्न हुआ है, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से करीब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। और एक बार फिर से मकर संक्रांति स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। ऐसे में रेलवे से लेकर रोडवेज से लेकर मेला प्रशासन सहित तमाम जो विभाग है उन्होंने इन तैयारियों को अपनी जामा दिया है। तो निश्चित रूप से आगामी पवन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या किसी तरह की रोक टोक या रूट डाइवर्जन लागू किया गया है? जी बिल्कुल सोफिया, जैसे मैंने पहले बताया कि माघ मेला क्षेत्र में 7 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। तो ऐसे में जो आकस्मिक सेवाएं हैं उनकी गाड़ियों को छोड़कर, यानी कि पुलिस प्रशासन सहित तमाम जो संबंधित विभाग है उनकी गाड़ियों को छोड़कर अन्य गाड़ियों को आवागमन करने में रोक लगाई गई है।
तो इस भीड़ को देखते हुए भी मेला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है और इसीलिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना न करने पड़े। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता को लेकर मेला प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो किए गए हैं। एटीएफ कमांडो तैनात किए गए हैं, आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं और जगह जगह पुलिस की टीमें तैनाती की गई हैं। तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, माघ मेले की स्वच्छता को लेकर, तमाम अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मेला प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इन तैयारियों का और जायजा आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रयागराज के मौसम की अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन का मौसम कैसा है और ये श्रद्धालुओं के अनुभव को कैसे प्रभावित कर रहा है, चाहे हम ठंड की बात करें या कोहरे की? और ये देखिए, अगर हम प्रयागराज के मौजूदा मौसम की बात करें तो निश्चित रूप से मौसम श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही खुशगवार बना हुआ है, क्योंकि बीते करीब 3 दिनों से प्रयागराज में जो मौसम है वो लगातार खुलता हुआ नजर आ रहा है और सुबह होते ही एक कड़ी धूप देखने को मिली। तो ऐसे में संगम तट पर जो दूर दूर से सैलानी श्रद्धालु आते हैं, स्नानार्थी आते हैं, उनको कहीं न कहीं ये मौसम है वो अच्छा लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम मौसम की बात करें तो बीते वर्ष की भी हम चर्चा करेंगे, जब भीषण सर्दी और सर्द हवाओं में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य और आस्था की डुबकी लगाई थी। तो वो तस्वीरों ने ये साबित कर दिया था कि मौसम पर आस्था भारी है। हालांकि जिस तरीके से प्रयागराज में मौसम है, अगर मौसम बदलता है तब भी एक बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है और निश्चित रूप से आगामी कल एक बड़ी संख्या श्रद्धालुओं को संगम तट की ओर जाती हुई नजर आएगी, जहां पर मेला प्रशासन द्वारा बनाए गए विभिन्न स्नान घाटों पर पुण्य और आस्था की डुबकी लगाएंगे और बड़ी संख्या। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमरोहा में जज के पेशकार राशिद हुसैन की पत्नी और बच्चों के सामने पीट पीट कर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस दौरान 25,000 के इनामी मुख्य आरोपी कलीम की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना डिडौली क्षेत्रांतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त कलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, वो फरार चल रहा था। आज उसकी नीली खेड़ी पुलिया के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना डिडौली पुलिस द्वारा वहां पर घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से यह घायल हो गया। इसको पुलिस ने अस्पताल में अभी इलाज हेतु एडमिट कराया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महोबा के चरखारी तहसील में जमीन के अंश निर्धारण के नाम पर कानून गो पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। कथित ऑडियो वायरल होने से मामला चर्चा में आया। पीड़ित की शिकायत के बाद एसडीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। जो कानूनगो हैं उन्होंने इनसे रुपए मांगे हैं काम के लिए। कोई कानूनगो काम नहीं कर रहे। ये एक तहसील चरखारी का मामला नहीं है, ये महोबा का भी है, कुलपहाड़ में भी है, तहसील में भी है और चरखारी में भी है। हर जगह कानूनगो और लेखपाल बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहे। अंश निर्धारण का काम हो, चाहे हदबंदी का काम हो, एक बेचारे किसी दो बीघा का काश्तकार होता है, उससे 15,000 20,000 रुपये मांगे जाते हैं। उसकी फसल नहीं 20,000 की होती है, उससे कहते थे 20,000 रुपये दीजिए। हमारी मौजा सूपा में जमीन है, जिसमें अंश संशोधन गलत कर दिया गया हमारे अंशों को, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सही रिपोर्ट लगाई गई और सत्य प्रकाश कानूनगो लेखपाल द्वारा जानबूझकर पैसों की मांग की गई। पैसे ना देने पर गलत रिपोर्ट लगाकर एसडीएम के यहाँ की साक्ष्य समझ में नहीं आ रहे, उसको भेज दिया गया और आज तक 2 महीने हो गया है, हमारा आज तक अंश संशोधन सही नहीं किया गया। पैसों की मांग की गई है और वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में भी इन्होंने पैसों की मांग की गई है कि लेखपाल को पैसा देना पड़ेगा, बाबुओं को पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे दिए नहीं आपका काम होगा। उन्नाव के अचलगंज नगर पंचायत स्थित गौशाला में अधिकारियों की लापरवाही से हालत दयनीय बने हुए है।
भूख, ठंड और उपचार के अभाव में लगातार गौवंश मर रहे हैं। मृतक गौवंश का पंचनामा, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, बल्कि शवों को कुएं में फेंक दिया जा रहा है। 3 जनवरी को सभासदों के निरीक्षण में कई मृत गौवंश मिले। रजिस्टर से 80 कम गौवंश पाए गए। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जबकि पहले की शिकायतों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।